हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ परिस्थितियों की, जिन परिस्थितियों में आप उलझ जाते हैं और परेशान होते रहते हैं और उन परिस्थितियों का सही समाधान आपको पता नहीं चल पाता। तो उन परिस्थितियों के सही समाधान पे ही ये वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, मेंटेनेंस का एक जो केस होता है, चाहे वो किसी भी एक्ट में है, चाहे वो डीवी एक्ट में है, चाहे 144 बीएनएसएस में है, चाहे 24 एचएमए में है, किसी भी एक्ट में लड़की ने अगर मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया है तो अब बात आती है आपको उसका रिप्लाई फाइल करना होता है। यहां तक तो ठीक है कि चलो हम रिप्लाई फाइल कर देते हैं। उसके बाद लड़की इंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है या फिर उसने इंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पहले ही लगाई होती है। ऐसी परिस्थिति में आपको इंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन का रिप्लाई करने से पहले कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले यह देखना है कि क्या पत्नी ने इंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के साथ अपना एसेट्स और लायबिलिटीज का एफिडेविट दे दिया है या नहीं दिया है। अगर दे दिया है तो ठीक है, आप देखिए कि उस एफिडेविट में क्या क्या कमियां हैं। लेकिन अगर वो एफिडेविट नहीं दिया है तो फिर ऐसे में आपको कोर्ट को बोलना है कि इन्होंने अभी तक भी एफिडेविट नहीं दिया है, जबकि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन इनको एफिडेविट अपने इंटरिम एप्लीकेशन के साथ में देना चाहिए था। अगर कोर्ट आपको कहती है कि भाई आप अपना एफिडेविट दो, साहब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में रजनीश नेहा में बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि पहले पिटिशनर अपना एफिडेविट फाइल करेगी और उसके बाद जो है वो लड़का फाइल करेगा। तो ये अपना एफिडेविट पहले दें, हमें कॉपी रिसीव कराएं एंड देन फिर हम अपना रिप्लाई और एफिडेविट दोनों सबमिट करेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी आपको इंटरिम का रिप्लाई तब तक नहीं देना है जब तक लड़की का एफिडेविट ना आ जाए। अब लड़की का एफिडेविट आ जाता है या फिर इंटरिम के साथ ही उसने लगा दिया है और आपने देखा कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसने बहुत सारी चीजों को हाइड कर रखा है या कुछ चीजों को गलत भी बता रखा है और उनमें से कुछ चीजों के प्रूफ भी आपके पास हैं। अब अगर ऐसा आपको पता चलता है तो नेक्स्ट डेट पे अभी भी आपको इंटरिम का रिप्लाई नहीं करना है। आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन लिखनी है डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए 94 बीएनएसएस की, और कोर्ट को यह कहना है कि भाई इसने ये चीजें छुपाई हैं और उसके जो प्रूफ आपके पास है उसको उसके साथ एनेक्चर कर देना है और कोर्ट को कहना है कि अगले नियत तिथि पर इनको आदेशित करें कि आवश्यक रूप से ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपने एफिडेविट को पूर्ण करें। अगर आपकी एप्लीकेशन को रख लिया जाता है, हालांकि वैसे अधिकतर ऐसा नहीं होता, पर कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ एरिया जैसे हैं जहां पे उस एप्लीकेशन को भी रख लिया जाता है, बोलते हैं पहले तो इंटरिम पे हम सुनेंगे। वहां पे आपको बहुत स्ट्रिक्टली अप्रोच करना है और जज साहब को समझाना है। क्या समझाना है आपको कोर्ट को कि साहब ऐसा है कि इंटरिम तो तभी डिसाइड होगा ना जब दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन सामने आ जाएंगी। जब एक बंदे ने अपना एफिडेविट ही कंप्लीट नहीं दिया है तो पहले तो उसका एफिडेविट कंप्लीट होगा और उसकी लाइट में ही तो आप इंटरिम को सुनेंगे और डिसाइड करेंगे। तो जरूरी नहीं है कोर्ट सुओ मोटो ही आपके हिसाब से चले। कई बार होता है कि कोर्ट अपने हिसाब से चलता है, बट आपको फिर कोर्ट को समझा करके बताना पड़ता है कि भाई ये चीज ऐसी है और फिर कोर्ट आपकी बात पर आता है। तो ये जिम्मेदारी आपकी और आपके वकील साहब की होती है। अब इतना आपने कोर्ट को समझा दिया कि भाई ठीक है, अभी जब इनका एफिडेविट कंप्लीट आएगा तभी हम देंगे, तो पहले हमारी इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। और वैसे मैक्सिमम जगहों पे यही होता है, जब आप 94 की एप्लीकेशन देते हैं तो उनसे पहले रिप्लाई मांगा जाता है, आप इसका रिप्लाई दीजिए, 94 को डिसाइड किया जाता है और उसके बाद आपका मेंटेनेंस पे सुनवाई होती है, इंटरिम मेंटेनेंस पे। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न और आता है। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम 91 लगाएंगे या 94 बीएनएसएस लगाएंगे तो उसके ऑब्जेक्शन में अगर लड़की ने वो चीजें दे दी कोर्ट में जो उसने छुपाई है, जैसे कि उसने बैंक स्टेटमेंट नहीं दी है, उसने 94 के बाद बैंक स्टेटमेंट अपनी दे दी, तो हमारा 340 खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे जो जो उसने गलत किया है उसके लिए हम 340 फाइल करते हैं। ये बात बहुत से लोगों के दिमाग में होती है। अब यहां प्रैक्टिकल क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि आप उसका मेंटेनेंस खारिज करवा दो या नगण्य करवा दो, बहुत कम करवा दो। इंपॉर्टेंट यह है। तो इंपॉर्टेंट यह है तो आपको यह चाहिए कि आप 94 बीएनएसएस लगाएं, ताकि वो चीजें अपने आप अगर प्रोड्यूस कर देती है और उससे आपके मेंटेनेंस अमाउंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप 340 लगा भी दोगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 340 को मैक्सिमम टाइम कोर्ट फाइल में रख देता है और कहता है हम बाद में डिसाइड करेंगे। फिर अगर आप कोई जजमेंट वगैरह देके कोर्ट को ये कहते हो नहीं जी 340 तो पहले डिसाइड किया जाना चाहिए, तो आनंद फानंद में 340 को खारिज कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली हमारा एक मामला था जिस मामले में लड़का फॉरेन कंट्री में 340 लगाया और 340 इतना शार्प था कि मैं आपको बता नहीं सकता। लड़की ने जो कुछ भी छुपाया था उसकी सारी बैंक स्टेटमेंट, सारी एफडी के हवाले दिए गए थे। लड़की ने अपनी कार छुपाई थी, कार का हवाला दिया गया था। लड़की ने आईटीआर छुपाई थी, आईटीआर का हवाला दिया गया था। लड़की ने जॉब छुपाई थी, जॉब का हवाला दिया गया था। और सिर्फ हवाला नहीं दिया गया था, सारे प्रूफ लगाए गए थे। और उसके बाद कोर्ट ने एक लाइन लिख करके 340 को खारिज कर दिया। जस्ट इतना लिखा कि इन सब चीजों के लिए ट्रायल की आवश्यकता है, तो इसको ट्रायल पर डिसाइड किया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग एप्लीकेशन खारिज, आनंद फानंद में खारिज, यूपी का मामला है। तो दोस्तों ये स्थिति है। तो ऐसा 340 के साथ अधिकतर होता है।
तो हो सकता है आपने 340 लगाई और आपको यही रिजल्ट मिले, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप पहले 340 लगाते हो फिर आप 94 में जाते हो तो कोर्ट वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि भाई आप डिले कर रहा है जानबूझ के। तो आपको मेरे हिसाब से 340 उस स्टेज पे ना लगा के आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि पहले इससे जितना निकलवा सकते हैं निकलवा लें। 340 के लिए तो आप हमेशा ही ओपन है। अगर आपने अभी नहीं लगाया, आप कम से कम पहले अपना इंट्री मेंटेनेंस कम करवा लें या बंद करवा लें, उसके बाद 340 तो आप कभी भी लगा सकते हैं पूरे ट्रायल के अंतर्गत। और वैसे भी इंटरिम के बाद लड़की के क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है जब वो अपना चीफ एग्जामिनेशन सबमिट करती है, तो क्रॉस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ जाती हैं जिससे आपका 340 और स्ट्रांग हो जाता है। तो 340 के चक्कर में मत पड़िए। ऐसे बहुत मामले आ गए हमारे पास जहाँ हमने समझाया भी लोगों को पर नहीं मानते, 340 पहले डाल देते हैं, तो उससे होता कुछ नहीं है। केवल आपका एक एप्लीकेशन खारिज होती है और उसके बाद आपका इंटरिम डिसाइड कर दिया जाता है और कुछ मामलों में 340 को ही पेंडिंग कर दिया जाता है। तो आपका मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि उसको दंडित कराना है, क्योंकि दंडित आप करा नहीं पाएंगे उस स्टेज पे। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि अपना मेंटेनेंस बंद करवाना है। मेंटेनेंस बंद हो गया तो आधी हार तो उनकी पहले ही हो जाएगी, उसके बाद 340 आप कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस स्ट्रैटेजी पे अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा और अपने मामले को अच्छे से डील करके इससे बाहर आ पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।